अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। सो बच्चों, हम लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, जब भी हम किसी भी कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। और जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी किस्म की फ़्लो करती है, तो उसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि कितने वोल्टेज पर कितना करंट प्रोड्यूस होगा। वो क्वांटिटी आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, विच इज़ रेजिस्टेंस। और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर मज़ीद, कि भाई वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और किस तरह से डिपेंड करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस को समझने से। देखो, सबसे सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से मुराद होती है एक ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट है ऑफ इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो करंट के फ्लो में रुकावट है, अपोजिशन है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है ना अपोजिशन, और ये जो वर्ड है रेजिस्टेंस, इन दोनों का मतलब जो है ना वो रुकावट होता है, मज़ाहिमत होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? हर कंडक्टर की, हर ऑब्जेक्ट की, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, इट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रिक करंट को कम रोकता है, मीन्स कि उसमें रेजिस्टेंस कम है। ऐसा समझो कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो एनर्जी हम देते हैं चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, वो वोल्टेज होते हैं। तो मान लो वोल्टेज जो है वो चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है, और जितने चार्जेस यहाँ से गुजरेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। लेकिन इसको रोकने वाली जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। तो भाई, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आप वोल्टेज अप्लाई कर भी दो, तब भी करंट कम फ्लो करेगा। तो करंट के बहने में रुकावट है, और उस रुकावट को कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये तो मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई। एक और डेफिनेशन है जिससे आप फार्मूला समझ सकते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होती है। देखो, रेजिस्टेंस होता है रेशो। किस किस चीज़ का रेशो है? रेशो मतलब दो चीज़ों को डिवाइड करना, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस या कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है अक्रॉस द कंडक्टर, और उसका जो रेशो है वो निकालना है किसके साथ? टू द करंट पासिंग थ्रू इट। कितना करंट पास हो रहा है उससे, इस पर डिपेंड करता है, यानी कि उनके रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो ऐसे होगा। देखो, रेशो का मतलब दो चीज़ों को डिवाइड कर दिया हमने, और रेशो किस किस चीज़ का लिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस का। यह आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको डिवाइड करना है करंट से। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट एक्चुअली बराबर होता है रेजिस्टेंस के। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है बच्चों, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है? हमने स्टडी किया था इसको ओम्स लॉ में। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू को अलग करोगे तो बराबर आ जाएगी V/I के। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस बराबर है V/I के। तो भाई, अब आपके सामने ना दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है सिंपलेस्ट, कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है, तो वो है इलेक्ट्रिक करंट के बहने में रुकावट, अपोजिशन। ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ये हो गई कि ये जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दो चीज़ों को डिवाइड करना है आपस में। किसको? हमने कितना वोल्टेज अप्लाई करा अक्रॉस द कंडक्टर, और उसको डिवाइड करा दो कितना करंट उसमें से गुजर रहा है। दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको R से शो करते हैं, जो कि ओम्स लॉ में भी हमने डिस्कस किया था, पर यहाँ पर अलग से डिस्कशन हो गया। और इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है। इसका जो SI यूनिट है बेसिकली वो ओम होता है, और उसको इस निशान से जाहिर करते हैं। ये निशान ओमेगा कहलाता है। निशान का नाम ओमेगा है। ठीक है। अब ज़रा ओम को भी समझ लो, क्योंकि ओम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। पहली बात ये है। तो एक ओम रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है? एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी अगर उसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, और जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है वो भी हमने वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, मीन्स के 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है।
तो अगर आपने किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई किया 1 वोल्ट और उस 1 वोल्ट की वजह से करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस बनेगी वोल्टेज को करंट से डिवाइड कराकर वो एक्चुअली बराबर होगी 1 ओम के। और ओम के लिए दो तरीके कार हैं आपके पास, या तो आप इस तरीके से OHM लिख दो, या फिर आप ये निशान बना दो जो इधर ही बना हुआ नज़र आ रहा है। इस निशान का नाम होता है ओमेगा। ठीक है, ये निशान का नाम है, बनता है इस तरीके से। अब समझ जाओ कि ये जो है रेजिस्टेंस को जाहिर करने का है। और अगर बनाने में ज़रा बराबर भी तकलीफ हो तो आप OHM लिख देंगे ओम, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक हो गई बात। तो ये हो गई रेजिस्टेंस, दोनों डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट। अब बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर में, जो करंट को रोकने की सलाहियत है, एबिलिटी है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। भाई रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब ये कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कंडक्टर की लंबाई को कम कर देंगे, तार की लंबाई कम रखेंगे, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है लेंथ से? क्योंकि याद रखना, जितना लंबा कोई कंडक्टर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे एटम से, क्योंकि रास्ता लंबा होगा, और जब टकराएंगे तो रुकावट होगी, और रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने दो कंडक्टर नज़र आ रहे हैं, एक कंडक्टर ये है और ये न्यूक्लियस है, एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको रेड कलर के, और एक ये कंडक्टर है जिसकी लंबाई आपको कम नज़र आ रही है, और ये जो रेड वाले हैं ये एटम्स हैं। और आपको पता है कि सॉलिड सब्सटेंस है तो ये एटम्स लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। अब जब करंट फ्लो करता है तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इनसे टकराते हैं तो रुकते हैं। तो जितना लंबा तार होगा उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, आपस में टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरने के दौरान टकराएगा तो रुकावट ज़्यादा होगी। रुकावट ज़्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और इधर अगर आप देखो तो आपको लंबाई कम नज़र आ रही है कंडक्टर की, इसमें से जो चार्जेस गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, वो तेज़ी से गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि तार छोटा है, एटम्स की तादाद कम है, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कम टकराएंगे। लेस कोलिजन्स मतलब उनके कम टकराव होगा इलेक्ट्रॉन का एटम्स के साथ, तो नतीजे में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। आप जितने लंबे रास्ते पर सफ़र करोगे उतने आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, उतने आपको खड्डे मिलेंगे, उतने आपको ट्रैफिक जैम मिलेंगे। और जितना छोटा रास्ता होगा, ठीक है, कराची के अंदर छोटे में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि बड़े रास्ते के लिहाज से अगर रास्ता छोटा होता है तो रुकावटें, परेशानियाँ कम होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास यही फैक्टर है कि भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी ज़्यादा होती है उतनी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कितना मोटा है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ज़्यादा है या कम है। तो याद रखना, रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। इन्वर्सली का मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। देखो ये तो डायरेक्टली रिलेटेड थे ना, लंबाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लंबाई कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन ये जो रिलेशन है ये इन्वर्स है। तार जितना मोटा होगा मतलब उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये इन्वर्सली क्यों डिपेंड करता है एरिया पर? क्योंकि जब वाइडर स्पेस होती है, तार मोटा होता है, जगह होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गुजर सकते हैं बिना टकराए। और जितना इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गुजरते हैं बिना टकराए उतनी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। आओ ज़रा, ये दोनों तार हैं जिनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है उतने ही एटम इधर भी हैं, उतने ही एटम इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर एटम्स के दरमियान में फासले कम है, एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं। और यहाँ पर आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं। तो अगर मान लो ऊपर वाले तार से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो क्योंकि पतला वायर है, एटम्स करीब करीब हैं, तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड स्पेस है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हैं तो बिना टकराए तेज़ी से गुजर सकते हैं। जितना वायर थिक होगा उतनी वाइड स्पेसेस होंगी, उतने कम कोलिजन होंगे, मतलब उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा।
इसी वजह से जो तार होते हैं जहाँ पर हमें पता होता है कि भाई हमें बचना है रेजिस्टेंस से, वहाँ पर तार को मोटा रखा जाता है, ठीक है ना, एरिया ज़्यादा रखा जाता है। अच्छा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मटेरियल का नेचर क्या है। देखो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उनके एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और इस चीज़ को रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब ये, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक अच्छा कंडक्टर की मिसाल है कॉपर। कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है, जबकि जो एलॉयज़ वगैरह होते हैं जैसे निक्रोम है, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब कॉपर से तो ज़्यादा बाकी सब में ही ज़्यादा होती है, लेकिन कॉपर में काफ़ी कम होती है। तो मेरी बात को समझना ज़रा, कॉपर का तार अगर काफ़ी लंबा भी हो जाता है ना, तब भी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं, ठीक है, और इसी वजह से कॉपर में रेजिस्टेंस कम पाई जाती है। जबकि निक्रोम जो है, जो कि एलॉय होता है निकिल और क्रोमियम का, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर एक एलॉय बनाते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा ही करंट पास होता है तो ये तार जो है वो इंतहाई गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो भाई लंबाई पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है, एरिया पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ साथ याद रखो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है रॉ पे। और रॉ जो है बेसिकली इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, के मटेरियल में कितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे निक्रोम है या आयरन है, तो इनमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, और जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि सिल्वर है, उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, और डिपेंड करती है रेजिस्टेंस एक और प्रॉपर्टी पे जो कि है मटेरियल, और मटेरियल की प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टिविटी। और चौथी प्रॉपर्टी जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जिसको आप टी से जाहिर कर सकते हैं। तो देखिए आम तौर पे जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से। पहले तो आप ये समझ जाओ, टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस कम, ठीक हो गई बात। अब क्यों है, क्योंकि याद रखना जितना कंडक्टर गर्म होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट होती है वो एटम्स को ज़्यादा शेक करवाती है, वाइब्रेट करवाती है। तो अगर एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो रास्ते में ज़्यादा आएंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के, ज़्यादा टकराव होगा, ज़्यादा कोलिजन होंगे। और मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होती है वो रुकावट होती है इलेक्ट्रॉन के बहने में, तो जितने कोलिजन होंगे उतनी रुकावट ज़्यादा होगी। तो रिलेशन जो है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, वो भी कैसा रिलेशन है, वो भी है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस कम। इसको ऐसे समझो कि ये कंडक्टर है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स एटम्स नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है तो आप देख सकते हैं कि एटम्स थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहे हैं। गौर से देखो स्क्रीन में एटम्स वाइब्रेट होते हुए नज़र आएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरते हैं तो भाई कम टेम्परेचर था, तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम थी, कम मूव कर रहे थे, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कम आ रहे थे, तो कोलिजन कम हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया लो टेम्परेचर लो रेजिस्टेंस। और अगर हम एक कंडक्टर सपोज कर लें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज़्यादा आएंगे। जब वो ज़्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गई बात। चारों फैक्टर हो गए, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब इन सब के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको समझना ज़रूरी है, तो उसको मैंने एक्स्ट्रा अलग से भी समझाना है, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। कैसे नापते हैं किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया। अगर आप किसी कंडक्टर का यूनिट एरिया की बात करते हैं तो उसको आप कर लें पर यूनिट लेंथ, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, सही है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अगर आप वाकई नापना चाहते हैं कि भाई किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है यूनिट एरिया पर, मल्टीप्लाई करा दो उसके एरिया से पर यूनिट लेंथ का मतलब डिवाइड बाय एल। तो जो आंसर आएगा वो रॉ से जाहिर होता है,
इस निशान को कहते हैं रॉ, RHO, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी को जाहिर कर रहा है। ठीक हो गई बात? ये समझ में आ गया ना? ये कंडक्टर की लंबाई है, मतलब तार की लंबाई, ये उसका एरिया है, ये रेजिस्टेंस है, और इसके ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। और अगर इसी से आप इसका यूनिट समझना चाहें तो आप इसका यूनिट भी बता सकते हैं। इसका यूनिट होता है ओम मीटर, या तो निशान बना लो या फिर ओम मीटर लिख दो। कैसे आया ओम मीटर, ज़रा याद करो। रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको बताया है ओम, ठीक है। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर, और लेंथ जो है इसका यूनिट होता है मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो भाई देखो, ये रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है आम लफ्ज़ों में कि एटम्स कैसे अरेंज हुए हुए, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो कुछ चीज़ों का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और कुछ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब कि रेजिस्टिविटी कम होती है। और इनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स। जिनकी रेजिस्टिविटी कम है दे आर गुड कंडक्टर्स, और जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। समटाइम्स उनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चों? सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट रेजिस्टेंस और वो फैक्टर जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एंड आई होप आपको चारों फैक्टर समझ में आ गए होंगे। इनको याद रखना है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।